हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। तो बीएड सीरीज जैसे हमारी चल रही है और इसमें हम सेमेस्टर एग्जाम्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से टीचिंग रिलेटेड कोर्स या फिर बीएड कर रहे हैं तो चैनल पर बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम एजुकेशन मैनेजमेंट को डिटेल में समझेंगे और ये क्लास 6 है। इससे पहले की 1 to 5th क्लास में हमने एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में समझा था। तो अब देखिए, इस जो क्लास है इसमें आपको आज पूरे 10 टॉपिक मिलेंगे। क्लास थोड़ी लॉन्ग है और डिटेल में है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी देखते हैं मीनिंग, और फिर देखेंगे डेफिनेशन, नेचर्स भी देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी, क्या विशेषताएं हैं, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ ही साथ क्या इसके फंक्शन है, यानी कैसे कैसे ये कार्य करता है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस भी देखेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है ये भी देखेंगे, स्कोप्स और समरी देखेंगे लास्ट में। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका 15-16 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से लॉन्ग में क्वेश्चन आता है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं, आपको टॉपिक समझ आता है तो एक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से आपको नोट्स भी दिख जाएंगे। यहाँ पे एजुकेशन मैनेजमेंट यानी शिक्षा प्रबंधन क्या होता है इसको समझते हैं। पहले इसका एक परिचय देखिए आप लोग। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उपलब्ध लक्ष्य है, यानी बहुत सारे एम्स हैं जिनको क्या करना है, हासिल करना होता है शिक्षा के क्षेत्र में। उसकी प्राप्ति के लिए मानव संसाधन, भौतिक संसाधन और अन्य संसाधन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जाए, यानी उसको कैसे नियोजित करा जाए और कैसे संगठन उसका करा जाए, जैसे निर्देशित किया जाए, कैसे उसे समन्वय किया जाए। जैसे हम अपने घर पे देखते हैं ना, तो जैसे जो हमारा घर में जो रोल है वो एक मदर निभाती है, यानी जितने भी घर में रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उसी से किस तरह से सबको इक्वालिटी के साथ सब कुछ, यानी सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो और सारा काम हो जाए, एक तरह से हम बोल सकते हैं। यानी जो चीज भी है उससे पूरा सब मैनेज करना। वैसे ही जैसे एक मदर घर को मैनेज करती है, वैसे ही शिक्षा से रिलेटेड जितने भी उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए अच्छे से, चाहे वो फिर मानव रिसोर्सेज हो, मानव संसाधन हो, या फिर भौतिक फिजिकल संसाधन हो या अन्य संसाधन हो, इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। आप इसको समझिए। और सबसे पहले ना यहाँ पे आप ये पॉइंट्स को, ये वर्ड्स को जो आप यहाँ पे येलो से देख रहे हैं, इन्हें एग्जाम में लिखने के लिए याद करिए। नियोजित करें, कैसे अच्छे सही तरीके से नियोजित कर लें, कैसे उसे संगठित करें, निर्देशित करें, समन्वय, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये सतत प्रक्रिया शिक्षा प्रबंधन कहलाती है। अब देखिए इसकी एक अर्थ को समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए, शिक्षा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन एवं अन्य साधनों को प्रभावी और कुशलतापूर्ण उपयोग किया जाता है। तो जो भी हमारे उपलब्ध संसाधन है उसका शैक्षिक संसाधनों संस्थाओं के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कैसे उसको प्रभावी और इफेक्टिव कुशलतापूर्ण उसका उपयोग करें, वो आ जाता है इसके अंदर। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, इसमें से मैं ये नहीं बोल रही कि आप 4 की 4 डेफिनेशन याद रखिए, आपको जो कोई ठीक लग रही है, जिसे आप याद कर पा रहे हैं, कोई एक डेफिनेशन भी अगर आप एग्जाम हॉल तक ले जा पाएंगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, प्लस पॉइंट रहेगा। और जिस अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया है उस अकॉर्डिंग आप चीजों को याद करते हुए जाइए। जैसे यहाँ पे जॉर्ज आर ट्रेली है, ये बोलते हैं शिक्षा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का नियोजन, संगठन, प्रेरण, समन्वय तथा नियंत्रण किया जाता है। और उसके बाद अगले जो हमारे हैं वो बोल रहे हैं, विद्वान हैं, वो बोल रहे हैं कुटर्स एवं और डोनेल। तो कुटर्स एंड और डोनेल, तो इनका कहना है शिक्षा प्रबंधन एक समूह के सभी सदस्यों के प्रयासों को, एक समूह के जितने भी मेंबर्स हैं सबके प्रयासों को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। एफडब्ल्यू ट्रेलर क्या है, शिक्षा प्रबंधन वह कला है, ये बोलते हैं कि एजुकेशन मैनेजमेंट एक आर्ट है, वह कला है जिसमें उपलब्ध संसाधन का सभी अधिक दृष्टतापूर्ण उपयोग करके अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। तो एक तरह से चीज़ों को ना किस अकॉर्डिंग मैनेज करें कि हमको जो रिजल्ट है वो ज़्यादा मिले, अच्छा रिजल्ट मिले, यही हमारा मैनेजमेंट के अंदर है। तो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर भौतिक संसाधन हो, मानवीय संसाधन हो या फिर कोई अन्य संसाधन हो, आपके पास जो भी उपलब्ध रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा यूज करके कैसे ज़्यादा आउटपुट आप गेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। उसके बाद देखिए हैरोल्ड कुटर्स, ये बोलते हैं कि शिक्षा प्रबंधन शैक्षिक संस्थाओं में कार्यों को करने की वह प्रक्रिया है, जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं वहाँ पे कार्यों को करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह के माध्यम से निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। यानी एक ग्रुप के माध्यम से जो भी हमारे निर्धारित पहले से ही शैक्षिक निर्देश है उसको क्या किया जाता है, उद्देश्य है उनको प्राप्त किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक की डेफिनेशंस क्लियर हुई होंगी। अब देखिए जो पूरी प्रोसेस है ना प्रक्रिया, उसको इतने स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं, आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से फ्लो चार्ट बनाएंगे। देखिए वहाँ पे जो एग्जामिनर होता है उसे एक दिन में बहुत सारी कॉपियां चेक करनी पड़ती है। आई थिंक मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसे 50 के अराउंड कॉपी चेक करने की परमिशन है। अगर फिर 60 रुपीज पर कॉपी के अकॉर्डिंग भी उसको पे होते हैं ना, तो वो चाहेगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पे हो और उसको मतलब कॉपियां भी चेक हो और पे भी हो, तो वो नंबर किस अकॉर्डिंग देगा, जैसे आप अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना चार्ट, तो एक बार में पढ़ लेगा कि हाँ बच्चे को इतना 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 ये चीज़ें पता है अच्छे से, तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे। फ्लो चार्ट बनाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बीएड में, आप अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो। देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो जो मैनेजमेंट है ना शिक्षा,
एजुकेशन मैनेजमेंट, इसमें पहली प्रोसेस नियोजन की, प्लानिंग की होती है, दूसरी होती है संगठन ऑर्गेनाइजेशन की, तीसरी होती है डायरेक्टिंग की, जो डायरेक्टिंग और मोटिवेट, दूसरी कोऑर्डिनेटिंग की होती है, कंट्रोलिंग की, और लास्ट में इवेलुएटिंग यानी इवेलुएशन होता है। तो यहाँ पे जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति इस अकॉर्डिंग होती है। अब देखते हैं यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए पहले क्षेत्र देखते हैं इसका ना। जो एजुकेशन हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें नीति निर्माण, योजना निर्माण और सार्वजनिक संबंध आदि आते हैं। देखो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नीतियां पॉलिसीज बनाएगा, और ये पॉलिसीज बनाएगा और पॉलिसीज को कैसे आगे लागू करना है, उसमें कैसे काम करना है, वो मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट क्या है, वह अपेक्षाकृत सक्रिय है यानी छोटा है। इसका संबंध मुख्यतः कार्यों को करने से है। किससे है? मुख्यतः कार्यों को करने से है। अब स्तर देखते हैं। जो इसका है उच्च स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है, और इसके माध्यम से जो इसका जो क्षेत्र है ना, इसके माध्यम इसमें मध्य और निम्न स्तरीय क्रियाएं अधिक आती है। अब देखिए यह नीति, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ध्यान और का केंद्र, तो इसका जो मुख्य केंद्र है ना कार्य को करने का, वो क्या है? नीति एवं कार्यक्रमों के निर्माण में अधिक ध्यान देता है। जितनी भी पॉलिसीज है या फिर जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसका निर्माण करने में, उसको मतलब उसकी पूरी निर्माण करने में ये क्या है? अधिक ध्यान देता है। लेकिन ये उस वर्क करने पे, काम करने में ज्यादा देगा। देखो नीति एवं कार्यक्रमों को लागू करने कर लक्ष्यों की प्राप्ति पर ध्यान देता है। तो जो भी पॉलिसीज है बनाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन उसको लागू करना, वो मतलब उस पर लागू करके लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है नहीं हो रही है, इसका ध्यान देना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अब देखते हैं यहाँ पे तो मुख्य तत्व आते हैं। तो इसमें नेतृत्व, लीडरशिप का अधिक बल होता है। जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसमें लीडरशिप पर अधिक बल होता है। और यहाँ पे जो है इसमें प्रबंधन के तत्व, यानी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर नियोजन, प्लानिंग करनी आनी चाहिए आपको, संगठन करना आना चाहिए, निर्देशित डायरेक्ट करना या फिर मोटिवेट करना आना चाहिए लोगों को, और काम के बीच समन्वय स्थापित करके कोऑर्डिनेशन करके रखना आना चाहिए। साथ ही साथ आपको नियंत्रण पर अधिक बल होता है। अब यहाँ से देखते हैं आगे को। और देखिए यह एक दीर्घकालिक और व्यापक उद्देश्यों से संबंधित है। कितनी है? दीर्घकालिक और व्यापक उद्देश्यों से संबंधित है। और यह अल्प व दीर्घकालिक सिद्धांत उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित है। तो यह अल्प है, छोटी है, और जो दीर्घकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित है। आई होप अब आपको डिफरेंस भी समझ आ गया होगा दोनों के बीच में। मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। अगर समझ आ गया है एक कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखते हैं मीनिंग समझते हैं इसकी। देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे मीनिंग और इसकी एम क्या है और महत्व को यहाँ पे एग्जांपल की तरह आपके लिए लेके आए हैं। उसके बाद नेचर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग। देखिए एजुकेशन मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध, देखो अभी जो बोला था ना वो ये, जो उपलब्ध मानव, भौतिक, वित्तीय एवं अन्य संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हुए शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या काम होता है? प्लानिंग, नियोजन, क्या? नियोजन, संगठन और निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण और मूल्यांकन आदि कार्य किए जाते हैं। ये सारे कार्य क्या हैं? किए जाते हैं। अब एक अगर हम वास्तविक अर्थ या फिर ऐसे देखिए, यहाँ पे आप इससे देख पा रहे होंगे सबसे नीचे आता है सर्वश्रेष्ठ। जैसे संसाधन है ना, इसके पास आप ऐसे बना के भी वहाँ पे दिखा सकते हैं। जो शिक्षा के उद्देश्य ये है, और ये प्रबंधन के माध्यम से, अच्छे मैनेजमेंट के माध्यम से ही जो भी उपलब्ध संसाधन है उससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि देखो मैनेजमेंट का जो वास्तविक अर्थ है ना, वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का वैज्ञानिक, सुनियोजित और प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। यानी जो भी रिसोर्सेस उपलब्ध हैं उसको साइंटिफिक और सुनियोजित ढंग से और साथ ही साथ इफेक्टिव वे से किस अकॉर्डिंग यूज हो पा रहा है, यही है। यह केवल कार्यों को करने के लिए नहीं बल्कि सही तरीके से, सही समय पर और सही लोगों के माध्यम से करने की कला है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्य कर दिया, इसका ये मतलब, बल्कि क्या वे सही वे हो सकता है कार्य को करने का जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, जो एम्स हम हासिल करना चाह रहे हैं एजुकेशन के वो हासिल हो पाए। सही समय क्या होना चाहिए और सही लोगों के माध्यम से कैसे कराया जा सकता है, ये होगा। अब शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है, सबसे पहले ये समझते हैं। शैक्षिक जो शिक्षा प्रबंधन है ना, जो शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारी एजुकेशन पूरी प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको सही तरीके से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं को व्यवस्थित करके और अनुशासित करके यानी सिस्टमेटिक करेगा, डिसिप्लिन और उद्देश्यपूर्ण, एम सेंटर्ड और छात्र केंद्रित बनाता है। एम सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड बनाता है। अब देखिए यह शिक्षक को छात्रों, अभिभावकों और समाज के बीच तालमेल स्थापित करता है। टीचर्स हो गए, जितने भी स्टूडेंट हैं और अभिभावक हैं, और समाज के बीच जो तालमेल स्थापित करने का काम करता है वो यही करता है। आई होप आपको भूमिका समझ आई होगी। अब हम उद्देश्य देखते हैं। चलिए जो उद्देश्य है ना उसे आप लर्न करने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो जो भी एजुकेशन के एम है उसको प्राप्त करना इसका उद्देश्य होगा, और दूसरा ये होगा जो भी सीमित संसाधन है उसका सर्वोत्तम और किफायती उपयोग कैसे कर सकते हैं, यानी जो भी उपलब्ध संसाधन है उसको बेस्ट वे में कैसे यूज कर सकते हैं। विद्यालय की जो समस्त गतिविधियां हैं, विद्यालय की समस्त गतिविधियों का नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण
एवं मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। शैक्षिक वातावरण को प्रभावी, प्रेरक और सहयोगात्मक कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी ये बल देगा। और छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगा, यानी जो भी स्टूडेंट है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इस बात को सुनिश्चित करेगा ये। अब देखते हैं विद्यालय में इसका महत्व। विद्यालय में इसका क्या महत्व है? एक विद्यालय को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक होता है और साथ ही साथ शिक्षकों के कार्यों को आसान बनाता है। जो भी टीचर्स हैं उनके जो भी कार्य है उसको आसान बनाता है और इसकी कार्य क्षमता बढ़ाता है और उनकी जो भी कार्य क्षमता है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट है, यह शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं, उचित मार्गदर्शन और अनुशासित वातावरण प्रदान करता है। यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाता है और विद्यालय को आदर्श बनाता है। तो एक एग्जाम्पल से ना इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, यदि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ रही है, एक स्कूल है जहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं उनके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं। अब शिक्षक कम है, कक्षाएं सीमित है और धन की भी कमी है। देखो 3 कमियां हो गई ना, शिक्षक भी, टीचर्स भी कम है, कक्षाएं भी कम है और धन की भी कमी है। तो प्रबंधन यानी जो मैनेजमेंट है उसमें वो को चाहिए कि वह कक्षाओं का समय सारणी बनाए, यानी टाइम टेबल बनाए। सेकंड की यह है कि शिक्षकों का उचित विवरण करे, साथ ही साथ उचित वितरण करे, यानी टीचर्स को का अच्छे से टाइम टेबल बना के उनका वितरण करे, उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करे, खर्चे पर नियंत्रण रखे और समय समय पर मूल्यांकन करके सुधार करे। यही प्रबंधन है। आई होप आपको अब प्रबंधन टॉपिक समझ आ गया होगा कि एक्चुअली में ये मैनेजमेंट टॉपिक बोलना क्या चाह रहा है आपसे। देखिए, यहाँ पे समस्या क्या थी? कम शिक्षक थे, अधिक छात्र हैं और सीमित कक्षाएं हैं, धन की कमी है। और लास्ट में यहाँ पे प्रबंधन द्वारा इसका क्या करा जाएगा? समाधान निकाला जाएगा। अगर आप बस इतना सा फ्लो चार्ट बना लेते ना तो यहाँ पे आप बाकी लोगों से 1 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करेंगे, यानी अच्छा स्कोर करेंगे उनसे। अब यहाँ पे देखते हैं हम नेचर ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, इसकी प्रकृति क्या होती है, इस पर विचार करते हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की तरह ही इसके भी गोल होते हैं और ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, उद्देश्य परक प्रक्रिया है। देखिए, इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया है कैसे आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, कैसे स्टार्टिंग में आप क्या परिचय डालेंगे, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन डालेंगे और किस अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। 5 क्लासेस में हमने डिटेल में चीजें वो सारी समझी हैं, तो आप उन्हें जाके जरूर देखें। ये हमारी सिर्फ एक्सप्लेनेशन वीडियो है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली वीडियो है और आंसर राइटिंग आप इतने कॉन्सेप्ट समझने के बाद खुद लिख पाएंगे, प्रस्तावना और बाकी सारी चीजें। एजुकेशन मैनेजमेंट का नेचर देख रहे थे और नेचर के अंदर सबसे पहला पॉइंट ही आता है कि जो मैनेजमेंट है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, उद्देश्य परक प्रक्रिया है। इसका अर्थ बस इतना सा है, जो पहले से निर्धारित लक्ष्य है ना उस पर ये क्या करती है? कार्य करती है। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर योजना बनाने का काम आएगा तो वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। मैनेजमेंट के अंदर क्या है? कार्य करना, जो भी लक्ष्य है उसके बारे में। मैम अगली चीज ये है कि इसमें प्रत्येक कार्य में किसी शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें जो भी कार्य करा जाता है ना, हर एक कार्य किसी ना किसी जो भी शैक्षिक उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है। विद्यालय का प्रत्येक कार्यक्रम, गतिविधि और निर्णय छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि विद्यालय का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है तो सभी गतिविधियां उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजित कराई जाएंगी, यानी प्लान करवाई जाएंगी, जैसे प्रयोगशाला, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान क्लब आदि इस तरह की योजनाएं काम किए जाएंगे। अगला है मानवीय प्रक्रिया, ह्यूमैनिटिक प्रोसेस। तो इसका अर्थ समझते हैं, जो मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें मनुष्य जैसे शिक्षक, छात्र, अभिभावक, समाज और प्रशासक केंद्र में होते हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं मानवीय प्रक्रिया है। तो इसका अगर थोड़ा समझे तो इस प्रक्रिया में देखो लोगों का सहयोग, सहभागिता, प्रेरणा, नेतृत्व और संचार मानवीय संबंधों पर आधारित होता है। यहाँ मानव को साधन नहीं बल्कि उद्देश्य माना जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक जो प्रधानाचार्य है जब शिक्षक से संवाद करके उसकी समस्याएं समझता है, उन्हें प्रेरित करता है और सहयोग से कार्य करवाता है, तो यह शिक्षा प्रबंधन मैनेजमेंट की मानवीय प्रकृति को दर्शाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो थर्ड देखते हैं, इसका नेचर डायनेमिक नेचर है। बहुत गतिशील क्यों है, डायनेमिक क्यों है? क्योंकि जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार ही स्वयं को परिवर्तित और अनुकूल करता है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं उसके अनुसार स्वयं को चेंज करता है ये। जैसे देखिए अभी लॉकडाउन का टाइम आया, तो यहाँ पे जब लॉकडाउन आया तो ऑनलाइन क्लास के लिए इसने खुद को एजुकेशन ऑनलाइन हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड हो, इसके लिए क्या करा, इसने चेंज करा स्वयं को। देखिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। समाज, क्रम, टेक्निक, शिक्षार्थियों की समस्या और समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। इसीलिए शिक्षा प्रबंधन जो है, एजुकेशन मैनेजमेंट, नए तथ्यों, विचारों और स्थितियों के अनुसार लचीला रहता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है, स्मार्ट क्लास है, डिजिटल
लर्निंग जैसे नए साधनों को अपनाकर शिक्षा प्रबंधन यानी एजुकेशन मैनेजमेंट की गतिशील प्रगति का एक एग्जाम्पल है। अब फोर्थ देखते हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। शिक्षा प्रबंधन सतत प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि ये बिना रुके लगातार चलती रहती है। कैसे लगातार चलती रहती है समझिए, जैसे विद्यालय के कार्य वर्ष भर चलते रहते हैं, उसमें नियोजन संगठन, जैसे देखिए इसमें नियोजन विद्यार्थी कार्य की प्लानिंग भी होती है, संगठन भी बनते हैं ताकि कार्य हो, और निर्देशन भी होता है, समन्वय भी, नियंत्रण भी, ये सारी चीजें होती हैं। और मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह सभी एक दिन या एक समय पर सीमित नहीं रहते। एक उदाहरण से और समझो, जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इसका नियोजन, कक्षाओं का संचालन, परीक्षाएं हो रही है, परिणाम भी आ रहे हैं, तो सहगामी गतिविधियां, ये सभी पूरे जो है शैक्षिक सत्र को लगातार चलाते रहते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखेंगे कैसे ये समन्वयात्मक है, कोऑर्डिनेटिव है। इसका अर्थ पहले समझो, शिक्षा प्रबंधन एंड एजुकेशन मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेटिव नेचर कैसे शो कर रहा है। इसमें विभिन्न व्यक्तियों, विभागों और गतिविधियों के बीच तालमेल स्थापित किया जाता है, तभी तो कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस शो कर रहा है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल और टीचर्स के बीच, स्टूडेंट के बीच, स्टाफ्स के बीच, सब जब आपस में तालमेल बैठा रहे, काम कर रहे, तभी चीजें हो रही हैं। और देखते देखो, इसको ना थोड़ा और डिटेल में समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे प्रधानाचार्य द्वारा भी मैंने बताया, शिक्षक हो गया, कार्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, या फिर हमारा अभिभावक संघ, छात्र परिषद के बीच समन्वय स्थापित कर जो है शिक्षा प्रबंधन का समन्वयात्मक प्रकृति को दर्शाया जाता है। अब और समझिए 6 पॉइंट, इसका साइंटिफिक नेचर कैसे है, वाई जो एजुकेशन मैनेजमेंट है सो हर साइंटिफिक नेचर। तो देखिए यहाँ पे जो शिक्षा प्रबंधन है वैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें तर्क वितर्क हो रहा है, अनुसंधान तथ्यों और आंकड़ों सिद्धांतों पर आधारित है। और इसको डिटेल में अगर समझिए तो यह निर्णय भावनात्मक या परंपरा के आधार पर नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या रह रहा है, जो भी निर्णय डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें ध्यान रखा जा रहा है, पुराने जो भी तथ्य हैं, रिजल्ट निकल के तथ्य हैं, उनका विश्लेषण किया जा रहा है, अनुसंधान और वैज्ञानिक विधियों के आधार पर लिए जाते हैं। योजना बनाना, उनका क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना, ये सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किए जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, विद्यालय में जो टाइम टेबल बन रहा है, समय सारणी बन रही है, को बनाने में पहले छात्रों की संख्या, उसके बाद विषयों पर की उपलब्धता, शिक्षकों की उपलब्धता आदि आंकड़ों का विश्लेषण करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब इसको एक व्यापक नेक्स्ट जो आता है, ये इसमें बोला है कि ये जो एजुकेशन मैनेजमेंट है ये बहुत व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए शिक्षा से सभी गतिविधियों और सभी स्तरों के अपने दायरे में लेता है। तो ये एक स्कूल है ना, स्कूल में जितनी भी गतिविधियां हो रही है तो उसको सबको अपने दायरे में रहता है। स्कूल के पर्पज से अगर हम समझे तो देखिए ये जितनी भी गतिविधियां हैं सबको अपने दायरे में रहता है। केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पाठ्यक्रम हो गया, सह पाठ्यक्रम, छात्र सेवाएं, उसके बाद जो भी हमारा भवन है, उपकरण है, या फिर वित्त से संबंधित कोई भी समस्या है, अनुशासन है, सभी पहलुओं को शामिल करता है। एक उदाहरण से समझिए, जो विद्यालय प्रबंधन है, स्कूल मैनेजमेंट है, वे पाठ्यक्रम का नियोजन और खेलकूद, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, जो भी छात्रावास है, अभिभावक बैठक है, वित्तीय प्रबंधन है, आदि सभी कार्य शामिल किए जाते हैं। अब देखिए अगला है कि इसमें लचीलापन दिखता है, ये फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल होने का रीजन यही है कि परिस्थिति के अनुसार अपने कार्यों और निर्णयों में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं इसको, हर विद्यालय की परिस्थिति अलग अलग होती है। किसी प्रबंधन में कठोरता नहीं होती, बल्कि वह समय, स्थान, संसाधन और आवश्यकता के अनुसार अपने तरीके बदल सकता है। तो देखिए इसलिए जहाँ पे ना हर विद्यालय की परिस्थिति अलग अलग है, अलग अलग रिसोर्सेज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्वयं को चेंज करना मैनेजमेंट का ही काम है। तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं, यदि किसी विद्यालय में अचानक शिक्षक अनुपस्थित हो जाए तो प्रबंधन अस्थायी व्यवस्था करके कक्षा संचालन जारी रखता है। तो अगर कभी ऐसा रहा कि टीचर एब्सेंट है तो ये मैनेजमेंट का काम है कि वहाँ पे व्यवस्था करे। तो यहाँ अगला है सहयोगात्मक प्रोसेस है, कोऑपरेटिव प्रोसेस है। क्यों हम बोल रहे हैं एजुकेशन मैनेजमेंट कोऑपरेटिव प्रोसेस है? क्योंकि इसमें सहयोग की भावना पर आधारित होता है। इसमें शिक्षक, छात्र, अभिभावक और प्रबंधक और समुदाय मिलकर कार्य करते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में समझे तो अकेले ना प्रबंधन का कार्य अकेले का नहीं है, इसमें सभी की सहभागिता और सहयोग की आवश्यकता होती है। तो पारंपरिक सहयोग, जो परस्पर सहयोग है, उसी से जो है शैक्षिक उद्देश्यों की जो पूर्ति है वो संभव हो पाती है। जैसे विद्यालय में एनुअल फंक्शन का है, कोई वो करवाना है, तो क्या है, शिक्षक और छात्र, अभिभावक, देखिए टीचर्स की सहभागिता जरूरी है, स्टूडेंट की भी है, जो पेरेंट्स हैं उनकी भी सहभागिता जरूरी है, प्लस जो वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी है यानी स्कूल प्रबंधन समिति है और स्थायी समुदाय मिलकर कार्य करते हैं इसके लिए। अब अगला है कि मूल्य परक कैसे है, वैल्यू ओरिएंटेड कैसे है? तो शिक्षा प्रबंधन मूल्य परक होता है, अर्थात इसका उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धि नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों का विकास करना है।
और डिटेल में समझे तो शिक्षा प्रबंधन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन, समानता और सहिष्णुता, सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को महत्व दिया जाता है। यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण पर बल देता है। तो अगर और इसको समझना चाहें तो विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य केवल परीक्षा परिणाम बेहतर करना नहीं बल्कि छात्रों में नैतिक अनुशासन, सेवा भाव और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। आई होप आपको जो इसका नेचर समझ आया होगा। आप इसके अंदर ना खुद से भी लिख सकते हैं, बस की पॉइंट्स याद रखिए। जैसे ये जो है उद्देश्य पर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है और इसमें आप इसी अकॉर्डिंग एग्जांपल के साथ समझाइए। एग्जांपल जरूर ऐड ऑन करिए, आपको एग्जांपल ऐड ऑन करने आने चाहिए। मानवीय प्रोसेस है, ह्यूमैनिटिव प्रोसेस है, गतिशील डायनेमिक प्रोसेस है, देन उसके बाद सतत परिक्रिया है। नेक्स्ट नेचर हमने देखा था समन्वयात्मक यानी कोऑर्डिनेटिव नेचर है। वैज्ञानिक और व्यापक, वैज्ञानिक नेचर होने के साथ साथ व्यापक भी है, बहुत ब्रॉड है ये। और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे इसको देखने को मिलती है। साथ ही साथ सहयोगात्मक है और मूल्यपरक है, सहयोगात्मक और मूल्यपरक है। अब यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एजुकेशन मैनेजमेंट के प्रकृति के तरह ही इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हमको सेम लगभग देखने को मिलती है। कुछ मेजर डिफरेंस है वो समझेंगे। ये गोल सेंटर्ड, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे लक्ष्य की प्राप्ति पर आधारित है। ये योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है, सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्य किया जाता है। ये हमने आगे भी समझा था। और मानव केंद्रित है, ह्यूमन सेंटर्ड है। वो क्यों? क्योंकि इसके केंद्र पर मनुष्य होता है और व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। साथ में मानव संसाधन का विकास इसका मुख्य लक्ष्य रह जाता है। अब सहयोगात्मक है, कोऑपरेटिव है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ परस्पर सहयोग कर काम करते हैं। सामूहिक प्रयास से उद्देश्य की प्राप्ति देखने को मिलती है और साथ में सहयोग से कार्य भी दक्षता से होता है। अब ये लोकतांत्रिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक नेचर अपना शो करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो शिक्षा प्रबंधन लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी की भागीदारी शामिल है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, नैतिकता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में सभी सदस्यों की राय लेकर निर्णय लिया जाता है, तो ये इसका लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक नेचर शो करता है। गतिशील है, इसको हमने आगे समझा था कैसे गतिशील डायनेमिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। जैसे डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं चलाना या फिर स्मार्ट क्लास का प्रयोग समय की मांग के अनुसार होना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ये वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो तथ्यों और प्रमाणिक निर्णय होते हैं और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है विश्लेषण वगैरह करने में, इसलिए ये बोल रहे हैं। हमने आगे भी समझा था वैज्ञानिक प्रोसेस है करके, साइंटिफिक नेचर है। देन यहाँ पे सर्वांगीण विकास की बात की जाती है यानी शिक्षा प्रबंधन शिक्षा के सभी गतिविधियों और संसाधनों को समग्र रूप से शामिल करता है यानी और यहाँ पे जो सभी संसाधनों और क्षेत्रों में जो समावेश होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, विद्यालय प्रबंधन में शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, मार्गदर्शन और स्वास्थ्य सेवा, अभिभावक संपर्क आदि की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें भी शामिल है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो ये जैसे विद्यालय समझ लो पूरा लगातार ईयरली चलते रहता है, कुछ ना कुछ प्रोसेस, सारी प्रोसेस होते रहती है, फिर वो नेक्स्ट सेशन से नया वही सारी प्रोसेस चलती है, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जैसे एग्जाम्पल से समझिए लचीलापन कैसे, तो ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ते चलन के अनुसार विद्यालय प्रबंधन द्वारा डिजिटल कक्षाओं की व्यवस्था करना, ई लर्निंग संसाधनों को अपनाना, ये सारी चीजें। वैल्यू बेस्ड नेचर है, वो क्यों? क्योंकि जो शिक्षा प्रबंधन है वो मूल्यों और साथ ही साथ आदर्शों और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे यहाँ पे इसका उद्देश्य सिर्फ शैक्षिक उपलब्धि नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, नैतिक विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय मूल्यों का विकास करना भी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, विद्यालय में अनुशासन, ईमानदारी, सहनिता और सहयोग, स्वच्छता और राष्ट्र प्रेम जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। ये सारी चीजें शामिल हैं। तो अगर हम अब कंपैरिजन करें ना नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो देखिए यहाँ पे जो नेचर है उसमें मूल स्वभाव और आंतरिक गुणों को बताता है, लेकिन जो विशेषता है वो विशिष्ट लक्षण या फिर जो व्यवहार में दिखाई देता है उसे बताता है। नेचर में जो हम लिखते हैं ना उसमें लिखते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है, और विशेषताओं में लिखते हैं कि किन किन रूपों में कार्य करता है ये, और ये बदलती कैसे है, और क्या साथ ही साथ प्रबंधन किन किन रूपों में कार्य करता है। और जो प्रकृति है वहाँ पे बोलते हैं यह व्यापक और दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करती है यानी ब्रॉड नेचर और दार्शनिक दृष्टिकोण। वहीं पर जो विशेषता है वो अधिक विशिष्ट है, व्यवहारिक है और स्पष्ट व्यवहारिक संकेत देती है। तो देखिए ये कुछ हमने मेजर डिफरेंस देखा था।
आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है, सॉरी नेचर स्थायी होता है, लेकिन जो इसका विशेषता है वो समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहती है। और जो नेचर है वो थ्योरेटिकल है, यानी स्तर पर समझाई जाती है, लेकिन जो विशेषता है वो बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, शिक्षा प्रबंधन की प्रकृति जैसे उद्देश्य परक और गतिशील मानवीय परिक्रिया सतत परिक्रिया पर बल देती है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने कुछ और नए पॉइंट ऐड करे कि लोकात्मकता और सहयोजकता, लचीलापन, वैज्ञानिकता या मूल्य परक, ये सारी चीजों को दर्शाती हैं। तो देखिए यहाँ पे मेजर अंतर अगर समझे तो नेचर के अंदर आप आंतरिक और मूल स्वभाव यहाँ पे दर्शाया जाएगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बाह्य व्यवहार और लक्षणों को दर्शाया जाएगा। जो नेचर है वहाँ पे आप लिखेंगे किसी भी अगर चीज का अगर नेचर लिख रहे हैं तो कैसे वो व्यापक है, और वहीं पे ये विशिष्ट और ठोस है। यहाँ पे स्थायी और दीर्घकालिक इसका नेचर देखने को मिलता है, और मैनेजमेंट का वहीं पे विशेषता परिवर्तनशील और परिस्थिति निर्भर देखने को मिलती है। सिद्धांतिक और अमूर्त होती है इसकी नेचर, और इसका संबंध होता है कि क्या है से होता है। वहीं जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे व्यवहारिक और प्रैक्टिकल होती है, इसका संबंध कैसे कार्य करती है इससे होता है। अगर दोनों में समानता की बात करें तो दोनों शिक्षा प्रबंधन को समझाने में सहायक है, समझने में सहायक है। साथ ही साथ दोनों उद्देश्य शिक्षा को प्रभावी बनाती है, शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाती है। एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। दोनों का उपयोग शिक्षा प्रबंधन के सिद्धांतों और व्यवहार को समझने में किया जाता है। आई होप आपको नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में मेजर डिफरेंस समझ आया होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर अब हम लास्ट में आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक डिस्कशन कंक्लूजन की बात करते हैं। अब फिर आपको बोलूँ कि शिक्षा प्रबंधन में कंक्लूजन में आपको ओवरऑल टॉपिक के बारे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये जो शैक्षिक संस्था की एक सफल संचालन की रील है, यानी अगर मैनेजमेंट प्रबंधन, अगर शिक्षा जो संस्थान है, कोई भी शिक्षा संस्थान है वो अच्छे से चल रहा है तो उसकी रीढ़ शिक्षा प्रबंधन है। यह शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, समय, धन और परिक्रिया का सुव्यवस्थित, समन्वित और प्रभावी उपयोग है। यह न केवल योजनाएं बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया है, बल्कि नेतृत्व, मार्गदर्शन, समन्वय, नियंत्रण व मूल्यांकन के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता की विकास सुनिश्चित करने की सतत प्रक्रिया है। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि जो शिक्षा प्रबंधन के बिना गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की पूरी क्लास को आप एक नजर में देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हमने अर्थ समझा, उसके बाद हमने इसकी भूमिका समझी, उद्देश्य समझे, साथ ही साथ इसका महत्व भी समझा। मैम हमने बात करी इसकी प्रकृति की, ये 10 की 10 प्रकृति है। आप बस इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पेपर के लिए तैयारी कर सकते हैं इसको लर्न करके। फिर हमने विशेषताएं देखी थी, ये 10 की 10 विशेषताएं यहाँ पे शॉर्ट में दे रखी है। दैम नेचर में और अंतर और समानता देखी थी। तो इस पूरे को ना आप जो यहाँ पे है एक फाइनल मेमोराइज भी कर सकते हैं, जो कि आपके काम आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये कुछ इस तरह से ट्रिक बनाई गई है, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, ये इसके 10 पॉइंट हैं और ये इसको लर्न करने की, कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करने की ट्रिक है। फिर ये नेचर को लर्न करने की ट्रिक है, उत्तम मानव गतिमान, सतत समन्वय से वैज्ञानिक, व्यापक लचीला सहयोगी मूल्यांकन। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, वैसे ही क्लास लेंदी हो गई है, आप ट्रिक का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा और फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे नहीं तो इसको। और मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग।